बहुत समय पहले अमरगढ़ नामक राज्य पर राजा सूर्यप्रकाश का शासन था। राजा अपनी विलासिताओं में इतना डूबा हुआ था कि प्रजा के दुहक दर्द से उसे कोई मतलब नहीं था। वह आए दिन नए नए कर लगाता और अपने महल में दावतें करता। राज्य का हर कोना उसकी क्रूरता और अन्याय से त्रस्त था। लेकिन रानी अनुप्रिया राजा के बिल्कुल विपरीत थीं। वह अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थीं। रानी ने हमेशा कोशिश की कि प्रजा को राजा की नीतियों से बचाया जा सके। वह प्रजा की समस्याएं सुनती और अपनी तरफ से उनकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो किसान समय पर कर नहीं चुका, उसकी जमीन छीन ली जाएगी। राजा के इस फरमान से पूरा राज्य हिल गया। किसानों ने रानी के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। रानी ने राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने गुस्से में कह दिया, मुझे प्रजा की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। अगर वे कर नहीं चुका सकते तो उन्हें राज्य में रहने का हक नहीं। रानी ने अपने महल में न्याय सभा बुलाई। उन्होंने सभी पीड़ित किसानों और मजदूरों को महल में आने का न्योता दिया। सभा में रानी ने राजा के फरमान को चुनौती दी और ऐलान किया, इस राज्य का खजाना प्रजा का है। अगर राजा प्रजा के अधिकार छीनेंगे तो मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। सभा के दौरान एक वृद्ध किसान रानी के सामने आया। उसके आंसू बह रहे थे। उसने कहा, महारानी, हमने अपनी जिंदगी राजा की सेवा में लगा दी। अब हमारी जमीन छीन ली जाएगी। हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर रानी का हृदय द्रवित हो गया। रानी अनुप्रिया ने सभा में किसानों और प्रजा के पक्ष में राजा के अन्यायपूर्ण फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा, राज्य का असली धन प्रजा है। अगर आप उनकी जमीन छीनेंगे तो राज्य की जड़ें हिल जाएंगी। यह फैसला गलत है और मैं इसे कभी नहीं मानूंगी। राजा सूर्यप्रकाश को रानी की यह हिम्मत नागवार गुजरी। उन्होंने गुस्से में रानी को डांटते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मेरी सत्ता के खिलाफ खड़ी होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अगर तुम प्रजा का इतना पक्ष लेती हो तो खुद को उनकी रानी मान लो। अब से तुम महल में नहीं, कैद में रहोगी। राजा ने रानी को महल के गुप्त कक्ष में बंदी बना दिया। उन्होंने यह फरमान जारी किया कि जो कोई भी रानी से मिलने जाएगा उसे राज्यद्रोही माना जाएगा। रानी के बिना राज्य की प्रजा असहाय हो गई। किसानों की जमीनें छीन ली गईं, गरीबों पर और अधिक कर लगाया गया और महल में राजा ने अपनी अय्याशी बढ़ा दी। हालांकि रानी कैद में थीं, लेकिन उनकी दयालुता और न्यायप्रियता प्रजा के दिलों में बसी हुई थी। गरीबों और किसानों ने चुपचाप रानी को छुड़ाने की योजना बनानी शुरू की। उनमें से कुछ लोग रानी से मिलने के लिए गुप्त रूप से महल में पहुंचने लगे। एक दिन एक युवा किसान लड़का, जिसका नाम अरुण था, गुप्त मार्ग से रानी की कैद तक पहुंच गया। उसने रानी से कहा, महारानी, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाएं। रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब तक तुम सब एकजुट होकर खड़े नहीं होगे, राजा को हराना असंभव है। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो हम इस अन्याय का अंत कर सकते हैं। अरुण ने रानी का संदेश पूरे राज्य में फैला दिया। धीरे धीरे प्रजा एकजुट होने लगी। उन्होंने तय किया कि राजा की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। वहीं रानी कैद में रहते हुए भी गुप्त तरीके से प्रजा का मार्गदर्शन कर रही थीं। राजा सूर्यप्रकाश की बेटी राजकुमारी अदिति अपनी मां रानी अनुप्रिया की तरह ही दयालु और न्यायप्रिय थी। हालांकि वह अपने पिता के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी मां की सिखाई हुई बातें उसने दिल से सीखी थीं। वह जानती थी कि राजा की क्रूरता का अंत करना जरूरी है और इसके लिए उसे अपनी मां और प्रजा का साथ देना होगा। राजा सूर्यप्रकाश केवल क्रूर ही नहीं, बल्कि एक ताकतवर योद्धा भी था। उसका सेना पर पूरी पकड़ थी और उसके जासूस राज्य के हर कोने में फैले हुए थे। किसान अरुण, जिसने रानी अनुप्रिया के संदेश को फैलाने का बीड़ा उठाया था, राजा की ताकत के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। हर बार जब वह राजा के खिलाफ कोई कदम उठाने की सोचता तो उसे किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ता। लेकिन अरुण का हौसला टूटने वाला नहीं था। वह जानता था कि उसे रानी को आजाद कराना है और प्रजा के लिए न्याय स्थापित करना है। राजकुमारी अदिति को जब यह पता चला कि अरुण और प्रजा रानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने गुप्त रूप से अरुण से संपर्क किया।
मुझे पता है कि मेरे पिता बहुत मजबूत और निर्दयी हैं, अदिति ने अरुण से कहा। लेकिन अगर हम सही योजना बनाएं और एकजुट होकर काम करें तो हम उन्हें हराने में कामयाब हो सकते हैं। अरुण ने जवाब दिया, राजकुमारी, आपकी मदद से हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी, लेकिन राजा के पास ताकतवर सैनिक और जादूगर भी हैं। हमें एक योजना बनानी होगी जिससे हम उसकी सत्ता को हिला सकें। अदिति ने महल के गुप्त रास्तों और राजा की कमजोरियों के बारे में अरुण को जानकारी दी। साथ ही उसने महल के अंदर अपने विश्वास पात्र सेवकों की एक टीम बनाई जो उनकी मदद कर सके। मेरे पिता को उनकी सत्ता और ताकत पर बहुत घमंड है। हमें उनकी सेना को कमजोर करना होगा। मैं महल के भीतर से मदद करूंगी और तुम बाहर से प्रजा को तैयार करो। राजा को धीरे धीरे अपनी बेटी अदिति पर शक होने लगा। उसने एक दिन अदिति से पूछा, तुम अपनी मां की तरह प्रजा के पक्ष में तो नहीं जा रही हो? अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो एक सच्चे राजा की विरासत को बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन राजा का शक गहराता जा रहा था। उसने अदिति पर नजर रखने के लिए अपने जासूसों को तैनात कर दिया। अब अदिति और अरुण को बेहद सतर्क रहकर अपनी योजना को अंजाम देना था। अदिति के दिमाग में एक विचार आया, अगर हम मेरे पिता की सबसे वफादार सेना को अपने पक्ष में कर सकें तो हमें सफलता मिल सकती है। राजकुमारी अदिति और अरुण ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन रानी अनुप्रिया को पता था कि राजा सूर्यप्रकाश को हराने के लिए केवल साहस और योजना पर्याप्त नहीं होगी। राजा की ताकत उसके बल और सेना में नहीं, बल्कि उसकी गुप्त जादुई शक्ति में थी। रानी अनुप्रिया ने अदिति और अरुण को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम्हें राजा को हराना है तो तुम्हें साधु वशिष्ठ से मिलना होगा। वह पहाड़ों के बीच एक गुफा में रहते हैं। उनके पास एक सोने का जादुई तोता है जो भविष्य देख सकता है और हर समस्या का हल जानता है। मैं पहले भी उनसे सलाह लेने गई थी। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अदिति और अरुण रानी की बात मानकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। उन्हें घने जंगल, तेज बहती नदियां और डरावने जानवरों से भरे रास्ते पार करने पड़े। लेकिन इस सफर के दौरान अदिति और अरुण के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अदिति ने अरुण से कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रजा के लिए इतना समर्पित देखा है। तुमने मुझे सिखाया है कि सही काम के लिए हिम्मत और दया दोनों की जरूरत होती है। अरुण ने जवाब दिया, और मैंने आपसे सीखा है कि बुद्धि और धैर्य के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के संघर्षों और सपनों को समझने लगे। उनकी दोस्ती अब विश्वास में बदल गई। कई दिनों की यात्रा के बाद अदिति और अरुण साधु वशिष्ठ की गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर धूप और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। साधु ध्यान में बैठे थे और उनके कंधे पर एक सुनहरे पंखों वाला तोता बैठा था। तोता बहुत चमकदार था, जैसे वह असली सोने से बना हो। साधु ने आंखें खोलते ही कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहां क्यों आए हो। राजा सूर्य प्रकाश की क्रूरता और उसके जादुई बल को हराने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इस तोते से मदद पाना आसान नहीं है। इसे तुमसे विश्वास और बलिदान चाहिए। तोता अचानक बोल पड़ा, तुम्हें 3 कठिन सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? आदित्य और अरुण ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना झिझक कहा, हम तैयार हैं। तोता बोला, पहला सवाल, एक राजा को सच्चा और न्यायप्रिय क्या बनाता है? शक्ति, धन या प्रजा का विश्वास? अरुण ने तुरंत जवाब दिया, प्रजा का विश्वास। बिना प्रजा के राजा केवल एक नाम रह जाता है। तोता मुस्कुराया, सही जवाब। तोता ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा अवसर हो जहां तुम अपनी जान बचा सकते हो लेकिन अपने राज्य को खो दोगे, तो तुम क्या चुनोगे? इस बार आदित्य ने कहा, मैं राज्य को चुनूंगी, क्योंकि एक सच्चा शासक अपने राज्य और प्रजा के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है। तोता ने सिर हिलाया, तुम्हारा जवाब भी सही है। तोता ने आखिरी सवाल पूछा, अगर राजा सूर्यप्रकाश को हराने के बाद तुम्हें उसे माफ करने का मौका मिले तो क्या तुम माफ करोगे? आदित्य और अरुण ने एक साथ जवाब दिया, अगर वह अपनी गलती मानता है
और बदलने को तैयार है तो हम उसे माफ करेंगे, लेकिन अगर वह क्रूरता पर अड़ा रहा तो हम न्याय करेंगे। तोता जोर से हंसने लगा और बोला, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम न्याय और दया के योग्य हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तोता साधु की अनुमति से अदिति और अरुण के साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक चेतावनी दी। राजा सूर्य प्रकाश को हराने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। ध्यान रखना, मेरी शक्ति तभी काम करेगी जब तुम एकजुट रहोगे और अपने उद्देश्य से भटकोगे नहीं। अदिति और अरुण जादुई तोते को लेकर महल लौट आए। तोते ने उन्हें सलाह दी, राजा सूर्य प्रकाश ताकतवर है, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी अय्याशी और डर के कारण बनी हुई है। हमें उसका घमंड तोड़ना होगा और प्रजा को उसकी क्रूरता के खिलाफ खड़ा करना होगा। अदिति और अरुण ने मिलकर गुप्त योजना बनाई। महल के अंदर अदिति ने राजा के वफादार सैनिकों के बीच फूट डालनी शुरू की। उसने उन्हें दिखाया कि राजा अपनी खुद की सेना की भी परवाह नहीं करता। वहीं अरुण ने बाहर प्रजा को संगठित किया और तोते की जादुई शक्तियों की मदद से राजा के झूठ और अत्याचारों का भंडाफोड़ किया। धीरे धीरे प्रजा राजा के खिलाफ खड़ी होने लगी। अदिति ने अपने महल के गुप्त मार्गों से अरुण और उसके लोगों को अंदर लाने का रास्ता दिखाया। तोता अपनी जादुई शक्तियों से राजा की रक्षा कवच को तोड़ने में मदद कर रहा था। जब राजा को यह खबर मिली कि उसकी अपनी सेना बिखरने लगी है और प्रजा विद्रोह कर चुकी है, तो वह भड़क उठा। उसने अपने शाही कक्ष से चिल्लाकर कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं। लेकिन तभी तोते ने अपनी जादुई आवाज में कहा, अमर वही है जो प्रजा के दिलों में रहता है। तुम्हारी ताकत और घमंड ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। आज तुम्हारे घमंड का अंत होगा। राजा और विद्रोहियों के बीच महल के आंगन में भयंकर मुकाबला हुआ। राजा अपनी तलवार लेकर खुद लड़ाई में उतरा। उसकी ताकत और युद्ध कला अद्भुत थी, लेकिन तोते की जादुई शक्ति ने राजा के हर हमले को निष्फल कर दिया। अदिति और अरुण ने अपनी सूझबूझ और साहस से राजा को परास्त किया। आखिरकार राजा सूर्य प्रकाश हार मानकर घुटनों पर बैठ गया। अदिति और अरुण ने उसे कैद कर लिया। प्रजा ने महल के द्वार पर खुशी मनाई। अदिति और अरुण ने राजा को रानी अनुप्रिया के सामने लाकर खड़ा किया। रानी ने उसे देखा और कहा, मैंने हमेशा चाहा कि तुम एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक बनो, लेकिन तुमने केवल अपनी शक्ति और घमंड का इस्तेमाल किया। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, मुझे एक मौका दो। तोता फिर बोला, राजा को माफ करना या दंड देना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ध्यान रखना, न्याय का मतलब बदला नहीं होता। राजा सूर्य प्रकाश को बंदी बनाकर महल में न्याय सभा बुलाई गई। रानी अनुप्रिया, अदिति, अरुण और प्रजा के प्रतिनिधि इस सभा में उपस्थित थे। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। उसने सिर झुकाकर रानी से कहा, मुझे अपने घमंड और क्रूरता पर पछतावा है। मैंने तुम्हारे और प्रजा के साथ अन्याय किया है। अब मैं तुम्हारी दया का पात्र हूं, मुझे सुधारने का एक मौका दो। रानी अनुप्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक सच्चे शासक का कर्तव्य न्याय करना है, लेकिन बदले की भावना से नहीं। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो हम तुम्हें सुधारने का मौका देंगे, लेकिन तुम्हें अब से केवल प्रजा की सेवा करनी होगी। सत्ता का मोह त्याग कर एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन बिताना होगा। राजा सूर्य प्रकाश ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमारी अदिति और अरुण के साहस और बलिदान को देखते हुए प्रजा ने जोर देकर कहा कि उन्हें राज्य का अगला शासक घोषित किया जाए। लेकिन रानी अनुप्रिया ने पहले अदिति और अरुण का विवाह आयोजित करने का फैसला किया। महल में भव्य विवाह का आयोजन हुआ। प्रजा ने इस विवाह को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। अदिति और अरुण ने विवाह के बाद प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। यह दिन राज्य के इतिहास में सबसे शुभ दिन के रूप में मनाया गया। विवाह के बाद रानी अनुप्रिया ने अपने सिंहासन का त्याग करते हुए घोषणा की, आज से इस राज्य के राजा और रानी अरुण और अदिति होंगे। ये दोनों प्रजा के लिए न्याय, दया और सेवा के प्रतीक हैं। मैं अब से इनका मार्गदर्शन करूंगी और प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगी। प्रजा ने नए राजा और रानी का स्वागत हर्षोल्लास से किया। अरुण ने अपने पहले भाषण में कहा,
मैं एक साधारण किसान से राजा बन गया, लेकिन मैं हमेशा अपनी जड़ों को याद रखूंगा। यह राज्य प्रजा का है और मैं उनकी भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। राजा सूर्यप्रकाश को महल के पास एक साधारण कुटिया में रहने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपने जीवन को प्रजा की सेवा में लगा दिया। खेतों में काम करना, गरीबों की मदद करना और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना उनके नए जीवन का हिस्सा बन गया। अरुण और अदिति के शासन में अमरगढ़ राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रजा को न्याय मिला और राज्य में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। रानी अनुप्रिया ने अपने अनुभव और ज्ञान से नए शासकों का मार्गदर्शन किया और इस तरह एक क्रूर राजा के शासन का अंत हुआ और राज्य को ऐसे शासक मिले जिन्होंने न्याय और दया की मिसाल कायम की।